हो गई स्टार्ट। ठीक है साहब, सभी स्टूडेंट गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, सब एक बराबर चल रहे हैं अपने यहाँ तो, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, लैंगिक जनन। अंकित देख बोर्ड पे छोटे तो नहीं दिखाई देते ना, बराबर दिखाई देते ना, ठीक है। या थोड़े और बड़े लिखूं? पहले वाले में थोड़े छोटे थे, ठीक है। हाँ बोल दिया करो भाई, तो छोटे आते हैं तो। लैंगिक जनन, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हमने क्या पढ़ा था कि जब एक ही जीव के द्वारा, ये कोई एक जीव है और एक जीव के द्वारा दो या दो से अधिक जीव का निर्माण हो जाए, दो या फिर अमीबा था, ये अमीबा के अंदर जो केंद्रक विखंडन हुआ, केंद्रक, ये बहुत सारे केंद्रक थे, ठीक है। और जब ये जितने भी केंद्रक बाहर आ जाएंगे उससे क्या होगा, नए अमीबा बन जाएंगे, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि एक जीव के द्वारा दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण होता है, तो वो तो अलैंगिक जनन है। ये टॉपिक हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे पढ़ रहे हैं हम लैंगिक जनन। अब पहली बात तो यह जनन की विकसित विधि है, ठीक है। तो जो जनन की सबसे अच्छी विधि है, जो जैसे जनन की कायिक विधि होती है, अलैंगिक विधि होती है, लैंगिक विधि होती है, ये जितनी भी विधियां हैं ना, उन सब में सबसे विकसित विधि किसे माना गया है? लैंगिक जनन को जनन की सबसे अच्छी और विकसित विधि बताया गया है। लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में दो युग्मकों का संलयन होता है। लैंगिक जनन में क्या होगा? दो युग्मकों का संलयन होगा, कम से कम दो युग्मक चाहिए। और युग्मक हमारे पास क्या होते हैं? एक तो नर और एक मादा। नर के अंदर से क्या बनता है? नर के अंदर तो बनता है शुक्राणु और मादा के अंदर बनता है अंडाणु। तो ये युग्मक क्या हो गया? एक तो शुक्राणु नर युग्मक और अंडाणु मादा युग्मक। तो इन दोनों युग्मकों का संलयन हो, ठीक है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? दो युग्मकों का संलयन होता है। और जंतुओं की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर युग्मक क्या होंगे? शुक्राणु और अंडाणुओं का क्या होता है? संलयन होता है, ठीक है। जब इनका संलयन हो जाता है, जब इन दोनों का क्या हो जाएगा? संलयन हो जाएगा, तो संलयन होने के बाद किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होता है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, युग्मनज का निर्माण होगा। और युग्मनज विकसित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है? युग्मनज विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इसके बीच जितनी भी स्टेप आई थी, हमने पहली क्लास जब पहले पढ़ी थी उसमें मैंने बता दिया था। तो लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन में क्या होगा? दो जीवों के द्वारा, परिभाषा बता रहा हूं मैं, दो जीवों के संलयन की क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। आगे बात समझे, दो जीवों के संलयन की क्रिया को। अब दो जीव कौन से हैं? एक तो शुक्राणु है और एक अंडाणु है। दो जीवों के संलयन की क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन की क्रिया में डायरेक्ट लिख देता हूं, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। सबसे पहले जैसे संलयन होगा तो किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। और इसके विकास से एक बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है।
जिसे भ्रूण कहते हैं। आगे बात समझ में। तो दो जीवों के संलयन की क्रिया, दो जीव कौन सा, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की क्रिया को हम क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन से क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और इस युग्मनज के विकास से, ये युग्मनज जो विकसित होगा, विकास होगा इसका, तो इस युग्मनज के विकास से एक बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कहते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो, जब आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी ना, तो ये मैं आप लोगों को कोई रटी रटाई चीज नहीं लिखा रहा, या रटी रटाई चीज है नहीं मेरे पास सारी की सारी, पर बिल्कुल वो मतलब जैसे वो बोलते हैं ना, कई टीचर पढ़ते हैं बुक में जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन ने जो भी लिखते हैं या कुछ करते हैं ना अपन, वो अपन खुद अपने दिमाग से समझ के बोलते हैं। तो कभी आपको जो भी पीडीएफ मिल रही है, जो आप लोगों को मिल रही है पीडीएफ, अगर उसमें कुछ लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो तो घबराना मत, कि सर ने तो ऐसा बोला है और ये इसमें ऐसा लिखा हुआ है। अपने को समझने से मतलब है, ठीक है ना। आप लोगों को अगर थोड़ा सा पीडीएफ में थोड़ी बहुत अंतर आ सकता है पीडीएफ में, तो आप लोगों को मैं बोर्ड पे पूरा लिखा देता हूँ, हमेशा ही लिखाता आ रहा हूँ शुरू से ही, ठीक है ना। तो आप लोग बोर्ड से, जैसे पीडीएफ में आप लोगों अभी ये परिभाषा नहीं मिलेगी पीडीएफ में, ठीक है ना, तो लेकिन वहां दूसरे तरीके से लिखी हुई है। तो अगर आप लोगों को वहां नहीं समझ में आए पीडीएफ में लैंगिक जनन की, तो आप लोग बोर्ड से अपने आप ही उतार लेना, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि भाई इसमें थोड़ा अंतर, सर ने क्या पढ़ाया। अपन समझ के लिखते हैं हर चीज को। अपन जो भी बोर्ड पे अभी तक लिखा है, आप लोगों ने देखा होगा, जो भी 4-5 क्लासें हुई है, उसमें हर चीज अपन ने बोर्ड पे पहले समझी है, और जो समझा है उसी चीज को लिखा है, न कि जैसे पढ़ाया कुछ और, बोल कुछ और रहा हूँ, लिखा कुछ और रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो समझा है बोर्ड पे वही लिखाया जा रहा है। तो कभी कभार थोड़ी सी पीडीएफ में आ जाए तो आप लोग बोर्ड से अच्छे से उतार लेना, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड पे मैं पूरा लिख देता हूँ। तो ये लैंगिक जनन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा देख लो इसको। फिर इसके बाद इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंगिक जो जनन है, जो जनन की सबसे अच्छी और विकसित विधि किसे माना गया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। ठीक है, जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो इसका आंसर तो आप लोगों को देखते आना चाहिए कि जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी गई है, लैंगिक जनन। ठीक है, सबसे अच्छी न दे तो यहां पर क्या दे सकता है, सबसे विकसित, सबसे विकसित विधि कौन सी है। ठीक है, तो अभी मैंने इसके पहले जब लैंगिक जनन पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो वहां पहली लाइन ये लिखी थी मैंने कि जनन की सबसे अच्छी और विकसित विधि कौन सी है, लैंगिक जनन है। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जनन की सबसे विकसित विधि कौन सी है। तो जनन की सबसे विकसित विधि किसे माना गया है, जनन की सबसे विकसित विधि किसे, लैंगिक जनन को माना गया है। अब जनन की सबसे अच्छी और विकसित विधि तो लैंगिक जनन को माना गया है, लेकिन क्यों माना गया है, ध्यान से सुनो। इसमें क्या है कि जो भी संतति उत्पन्न होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लैंगिक जनन किसमें होता है, पादपों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पादप कुछ विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी गर्मी चल रही है, तो किसकी फसल आने वाली है, खरबूजे, तरबूज, इनकी फसल आने वाली है। ठीक है, तो अब ये वाले जो फसल है, तो ये इन फसल के लिए जो हमारे यहाँ से मौसम, बारिश का मौसम निकला है, तो उस मौसम के अकॉर्डिंग ही ये फसल की जा सकती है। ठीक है, जैसे सर्दियों की कोई फसल है तो वो सर्दियों में की जा सकती है। जैसे अब मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे एप्पल है,
वो जो एप्पल की फसल की जाती है या उसका बाग लगाए जाते हैं वो केवल ठंडे प्रदेशों में ही लगाए जा सकते हैं। अगर उनको उठा के हम कहाँ ले आए, रेगिस्तानी वाले इलाके में ले आते हैं, तो क्या वो विकसित हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ऐसे ही हम जो एलोवेरा है, गर्म प्लांट है, मतलब रेगिस्तान में उगता है, वो अगर उसको उठा के मैं जम्मू कश्मीर में ले जाऊं तो क्या वो उग सकता है क्या? नहीं उग सकता। ठीक है, क्योंकि वो वहां के अकॉर्डिंग नहीं है, वहां के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है वो। ठीक है, इसी प्रकार लेकिन जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है, जो जंतुओं में जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है, तो लैंगिक जनन की क्रिया में जो संतति उत्पन्न होती है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या हो सकती है? प्रतिकूल परिस्थितियों में विकसित हो सकती है। जैसे मैं सपोज करूं, अपने जो रेगिस्तान, अपने राजस्थान में रहने वाले कोई व्यक्ति है, कोई दंपत्ति यहाँ रह रही है, तो वो अगर वो जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में चली जाए तो क्या वो संतति उत्पन्न नहीं हो सकती क्या? अगर कोई राजस्थान में रहने वाली दंपत्ति, ठीक है ना, नर और मादा है, ठीक है, वो यहां से चले जाए कहां पर? जम्मू कश्मीर में चले जाए, सर्दी वाले इलाका में चले जाए, तो क्या वो वहां पर अपनी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये संतान उत्पन्न कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या हुआ कि जो लैंगिक जनन में संतति उत्पन्न होती है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विकसित हो सकती है। वो क्या हो सकती है? प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या हो सकती है? विकसित हो सकती है। इसलिए लैंगिक जनन क्या है? जनन की सबसे अच्छी और विकसित विधि मानी गई है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें उत्पन्न, इससे उत्पन्न होने वाली संतति प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रह सकती है। आगे बात समझे, क्योंकि इसमें उत्पन्न होने वाली संतति क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है। और ये जो भी संततियां लैंगिक जनन से उत्पन्न होती है और लैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां, लैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां विभिन्नताएं लिए हुए उत्पन्न होती हैं। आगे बात समझ में, लैंगिक जनन से जो भी संतति उत्पन्न होगी वो क्या होगी? विभिन्नता लिए हुए उत्पन्न होती है। आप लोगों को मैंने ये लाइन का अर्थ बता दिया था पहले भी, जैसे मैंने बताया था कि ये तो शुक्राणु है एन और ये अंडाणु है एन, दोनों का संलयन होगा तो एक 2n कोशिका बनेगी, युग्मनज है, और युग्मनज विकसित होगा, किसमें बदल जाएगा? भ्रूण में बदल जाएगा। तो इस युग्मनज में क्या हुआ कि इसके भी जीन आ रहे हैं और इसके भी जीन आ रहे हैं, तो दोनों के जीन आने से क्या हो गया कि ये जो संतति बनने वाली है, ये जो भ्रूण बनने वाला है, इस भ्रूण में क्या होगा कि इस भ्रूण के अंदर दोनों के जीन होने के कारण ये विभिन्नता लिए हुए उत्पन्न होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो ये आप लोगों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या था? जनन की सबसे अच्छी या विकसित विधि कौन सी है और क्यों? तो जनन की सबसे अच्छी और विकसित विधि की जैसे माना गया है, लैंगिक जनन को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें जो संतति उत्पन्न होती है, तो ये वर्ड याद रखना है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या रह सकती है? जीवित रह सकती है। ठीक है, और इसमें लैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाली संतति में क्या होती है? विभिन्नताएं आती हैं या विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, मिटा दूं इस सबको मैं? ठीक है, आप लोग देख लेना। अगर आप लोग इसको रोकोगे ना तो रुक जाएगी ये वीडियो, तो रोक के इसको देख लेना कि भाई क्या आंसर है क्या नहीं है। समझ में आ गया होगा ये तो। बीच बीच में बोल दिया करो भाई हाँ समझ में आया नहीं आया।
जैसे भी बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ तो यार। क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति, लैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति, अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति लैंगिक जनन के द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति में से किसके जीवित रहने के अधिक अवसर हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति, ठीक है, फिर यहाँ कॉमा लगा लो। लैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति, एक तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न हो रही है संतति और एक लैंगिक जनन से उत्पन्न हो रही है संतति, दोनों में से, ठीक है, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न हुई संतति में से, ठीक है, दोनों में से किसके जीवित रहने के अधिक अवसर हैं? तो अब आप लोग बताओ मुझे, किसके जीवित रहने के अधिक अवसर होंगे? बताओ अंकित। आंसर गलत है आपका। आंसर है लैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति के अधिक जीवित रहने के अवसर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? तो यहाँ क्यों भी जोड़ देते हैं हम, जीवित रहने के अधिक अवसर किसके होते हैं, क्यों, तो थोड़ा समझाने में और अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो हमने क्या बताया था कि अलैंगिक जनन आप लोग अधिकांश देखते हो कि जलाशय में या जल के आसपास वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में क्या होगा, जैसे ये अमीबा है, ठीक है, सामान्य रूप से अमीबा ऐसा ही होता है। इसके दो भाग किए हमने, मतलब ये अपने आप ही दो भाग हो गए इसके, जैसे खांच विधि के द्वारा या पट विधि के द्वारा दो भाग हो गए, दो भागों में बढ़ गया। और ये जलाशय में, ये जल है, अब ये जलाशय में अकेला ये अमीबा तो रहेगा ही नहीं, और भी कीटभक्षी रहेंगे, ये बहुत सारे कीटभक्षी, मान लो ये क्या है, बहुत सारे कीटभक्षी बना दिया मैंने। ठीक है ना, तो जैसे ये दो भागों में बटेगा, ठीक है, तो हो सकता है कि उस समय यहां पर आसपास क्या हो, कीटभक्षी उपस्थित हो, तो कीटभक्षी क्या करेंगे, इनको खा के नष्ट कर देंगे, क्योंकि इनके पास न तो कोई सुरक्षात्मक आवरण है और न ही इनकी सुरक्षा करने वाला कोई है। तुम्हें जलाशय में कोई दिख रहा है कि इसमें सुरक्षा करने वाला कोई होगा? यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन से जो संततियां उत्पन्न होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? वो या तो अंड प्रजक होती हैं या फिर वो सजीव प्रजक होती है। किस प्रकार की होती है? या तो अंड प्रजक होंगी या सजीव प्रजक होंगे। अंड प्रजक का मतलब समझते होते हो ना, वे जीव जो अंडे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, निषेचन की क्रिया के पश्चात क्या करते हैं, अंडे उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, अंड प्रजक। और सजीव प्रजक किसे कहते हैं, वे जीव जो निषेचन के पश्चात शिशु उत्पन्न करते हैं, शिशु या फिर सजीव जीव को उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम सजीव प्रजक कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में नोट्स में मिल जाएगी, तो सिंपल सी बात है।
तो अंड प्रजक और सजीव प्रजक की बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अंड प्रजक का मतलब क्या हो गया? वे जीव जो निषेचन के पश्चात अंडे उत्पन्न करते हैं वो अंड प्रजक। और सजीव प्रजक क्या है? निषेचन के पश्चात वो क्या कर देंगे? शिशु उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अपन मनुष्य की बात करें तो डायरेक्ट शिशु बोल देते हैं। ठीक है, तो शिशु उत्पन्न करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सजीव प्रजक कहते हैं। ठीक है, अब जब अंडे उत्पन्न कर रहे हैं तो ये रहा अंडा, इस अंडे के अंदर ही क्या होगा? नए शिशु का निर्माण होगा। इस अंडे के अंदर ही क्या होगा? नए शिशु का निर्माण होगा। सपोज करो ये नया शिशु यहां बन रहा है। ठीक है, तो अब इस शिशु जब तक ये विकसित नहीं हो जाता तो इसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? इसके चारों ओर ये जो कठोर आवरण है, सबको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बना होता है अंडे के चारों ओर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण इस शिशु की सुरक्षा करता है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। आगे बात समझ में। दूसरा, सजीव प्रजक में जो भी संतति उत्पन्न होती है लैंगिक जनन के द्वारा, तो वो क्या करती? माता के गर्भाशय के अंदर, वैसे तो प्लेसेंटा के अंदर सुविकसित रहेगी वो, ठीक है, लेकिन अपन डायरेक्ट गर्भाशय बोल रहे हैं अभी। तो क्या होगा कि सजीव प्रजक में क्या होगा? जो भी लैंगिक जनन के द्वारा संतति उत्पन्न होती है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी गर्भाशय के अंदर सुरक्षित रहती है। जैसे संतति कोई विकसित हो गई, निषेचन की क्रिया हुई, ठीक है, निषेचन की क्रिया के पश्चात मोरुला बना, ब्लास्टुला, गेस्टुला और फिर भ्रूण का निर्माण होगा। अब भ्रूण, अपने मनुष्य की बात कर रहा हूं, 9 महीने तक गर्भाशय में वो विकसित होता है। ठीक है, अब गर्भाशय में विकसित हो रहा है, हमारे बाहर बाह्य वातावरण को कुत्ता में देख रहा है, तो क्या कुत्ता गर्भाशय के जीव को खा सकता है क्या? नहीं खा सकता ना। या कोई कीट पक्षी देख रहा है तो वो खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। या कोई विशेष परिस्थितियां आ गई, जैसे गर्मी ज्यादा बढ़ गई, सर्दी ज्यादा बढ़ गई, तो क्या हम उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या हो जाता है? उसकी सुरक्षा की जा सकती है। तो अब आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति और लैंगिक जनन से उत्पन्न हुई संतति, दोनों में से किसके जीवित रहने के अधिक अवसर हैं? तो आंसर समझ में आ गया, किसके जीवित रहने के अधिक अवसर हैं? लैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होती है उसके जीवित रहने के अधिक अवसर होते हैं। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन से जो उत्पन्न होती है संतति वो या तो अंड प्रजक होती है या फिर सजीव प्रजक होती है। अंड प्रजक होगी तो उसके चारों ओर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण होगा जो उसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। और सजीव प्रजक है तो क्या होगा? वो माता के गर्भाशय में विकसित होगा और विकसित होने के बाद वो बाह्य वातावरण में आएगा और उसकी सुरक्षा कौन करेगी? माता करती है। आगे बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अंकित भैया, नहीं है ना दिक्कत? ठीक है, तो अपन एक बार अंड प्रजक और सजीव प्रजक की परिभाषा भी देख लेते हैं। तो क्या होता है लिख लेता हूं मैं बोर्ड पे, जो आप लोग अगर नोट्स में मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप लोग डायरेक्ट इसको यहां से लिख लेना। वैसे मिल जाएगी PDF में, सब चीज देता हूं मैं। पहला पॉइंट, अंड प्रजक। ठीक है, क्या होते हैं? ऐसे प्राणी जो सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे देते हैं। ऐसे प्राणी जो सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे देते हैं उन्हें अंड प्रजक प्राणी कहते हैं। आगे बात समझ में? तो ऐसे प्राणी जो क्या करते हैं? सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडों को देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम अंड प्रजक प्राणी कहते हैं। अब इसका जो वो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल है वो तो आप लोगों को पता होगा। देखिए बताना को अंड प्रजक प्राणी कौन से हैं? बोलो। एक तो है एवीज, एवीज मतलब समझ गए ना? ठीक है, दूसरा रेप्टिलिया। थोड़ी मात्राओं की मिस्टेक हो सकती है, सुधार लेना अपने आप। वैसे तो यहां तो नहीं थी।
रेप्टिलिया मतलब सरीसृप वर्ग जो रेंग कर गति करते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब आप लोगों को यह भी पता चल गया होगा कि अब ये क्या करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में इनके भ्रूण के चारों ओर, पता है आप लोगों को, प्रतिकूल परिस्थितियों में इनके भ्रूण के चारों ओर किसका आवरण होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों के भ्रूण के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण पाया जाता है। आगे बात समझ में? प्रतिकूल परिस्थितियों में इनके भ्रूण के चारों ओर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण पाया जाता है, जो इनकी अन्य जीवों से सुरक्षा करता है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अंड प्रजक के बारे में यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा मार्कर दे दो मेरे को। ठीक है साहब, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट भी समझ लेते हैं हम। अंड प्रजक के बाद अगला पॉइंट आ गया सजीव प्रजक। ठीक है, 1 मिनट इसको देख लो अच्छे से, फिर समझ गए होंगे अंड प्रजक किसे कहते हैं। ऐसे प्राणी जो सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अंड प्रजक प्राणी कहते हैं। ठीक है, और सजीव प्रजक प्राणी किसे कहेंगे? जो, बोलो, अब है ना, तुम लोग टाइप करना सीख जाओ इसके अंदर और आंसर बताया करो। ठीक है ना, सुनने से काम नहीं चलेगा, वहां बैठे बैठे सुनते रहते हो, पता ही नहीं चलता। साथ के साथ टाइप करते रहा करो जल्दी जल्दी, जो थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। भाई हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं। ठीक है ना, तो थोड़ा ऑनलाइन आया करो और ऑनलाइन आके थोड़ा आंसर बताया करो। दूसरा पॉइंट, सजीव प्रजक, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? जरायुज। सुना होगा ये जरायुज भी नाम। ठीक है, ये आप लोगों के, जो आप लोगों ने 11th में क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना, उसमें पीछे पीछे ये आया होगा जरायुज। ऐसे प्राणी जिनका विकास मादा के शरीर के अंदर, ऐसे प्राणी जिनका विकास मादा के शरीर के अंदर, कहाँ? गर्भाशय में। ठीक है, ऐसे प्राणी जिनका विकास मादा के शरीर के अंदर गर्भाशय में होता है। ठीक है, गर्भाशय में होता है तथा निश्चित समयावधि के पश्चात, निश्चित समयावधि के पश्चात नए जीव का निर्माण हो तो उसे सजीव प्रजक प्राणी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सजीव प्रजक प्राणी कहते हैं। इसका तो एग्जाम्पल मुझे आप लोग बता ही सकते हो, इसका एग्जाम्पल जल्दी बता दो। वेरी गुड।
मेमेलिया वर्ग के प्राणी। ठीक है, तो जो भी हमने अंड प्रोजेक्ट सजीव प्रोजेक्ट पढ़ा था उसके बारे में ये डिटेल्स कंप्लीट हो गई। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है कि यहाँ पर? नहीं होगी, सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, अब अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम। जीवन चक्र की अवस्थाएं। ठीक है, अब पादपों में कौन सी अवस्थाएं होती हैं और जंतुओं में कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इसके बारे में पढ़ना है हमें। पादप और जंतु। ठीक है, तो पादपों में कौन सी अवस्थाएं पाई जाएंगी और जंतुओं में कौन सी अवस्थाएं पाई जाएंगी, देखते हैं हम। जंतुओं में पहली अवस्था है किशोरावस्था। ठीक है, दूसरी अवस्था है प्रजनन अवस्था। तीसरी अवस्था है जीर्णता अवस्था। ये तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं जंतुओं में, प्रजनन अवस्था, किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्णता अवस्था। इसी प्रकार से पादपों में भी तीन अवस्थाएं पाई जाएंगी। कौन कौन सी होगी? कायिक अवस्था, दूसरी है प्रजनन अवस्था और तीसरी है जीर्णता अवस्था। ठीक है, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर डायरेक्ट ही किशोरावस्था आ जाती है क्या, शैशव अवस्था नहीं होती क्या, बाल्य अवस्था नहीं होती क्या? ये सारी भी तो अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मैं आप लोगों को केवल बुक के अनुसार या हमारे जो साइंस में जिसको जीवन जंतुओं के तीन अवस्थाओं में बांटा गया है, तो साइंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आप लोग शैशव अवस्था देखोगे, बाल्य अवस्था देखोगे, ये सारी अवस्थाएं किस में आती हैं? ये एक साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में सारी की सारी अवस्थाओं को पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर अपने जो जीवन चक्र की अवस्थाएं, जंतुओं और पादपों की अवस्थाएं, उनको तीन तीन भागों में बांटा गया है। तो आप लोग तीन तीन भाग ही लिखोगे। ठीक है ना, कौन सी है पहली अवस्था? किशोरावस्था, दूसरी प्रजनन अवस्था और तीसरी है जीर्णता अवस्था। पादपों की कौन सी है? कायिक अवस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्णता अवस्था। अब ये सारी अवस्थाएं क्या होती है? किशोरावस्था क्या होती है, प्रजनन अवस्था क्या होती है, जीर्णता अवस्था क्या होती है, ऐसे कायिक अवस्था क्या होती है? इसका मतलब तो यही हो जाएगा और इसका मतलब भी यही हो जाएगा। तो अपन को ये चारों अवस्थाएं पढ़नी है, 1 2 3 और ये चारों अवस्था। ठीक है, चारों अवस्थाओं को देखते हैं। टाइम बताना मुझे अंकित, कितना टाइम हो गया? 35 मिनट हो गए। ठीक है, रोक दे इसको 1 मिनट। ये अवस्थाएं होगी। तो अभी क्या है कि मैं छोटी छोटी क्लासें ले रहा हूँ, छोटे छोटे से मतलब है तो वही 30-40 मिनट की क्लास चलती है अपने। तो ये इसलिए ले रहा हूँ कि भाई जब भी जो बच्चे और जुड़ना चाहे, तो अगर मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा अभी भाई 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे ऐसे लंबी लंबी क्लासें लूंगा, तो देखो शुरू में तो आप लोगों को भी पता है कि भाई आराम से पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, हर चीज़ को समझ, जब हम पढ़ ही रहे हैं, धीरे धीरे स्टार्ट अभी से ही कर रहे हैं, तो आराम से पढ़ो ना, ज़्यादा पढ़ के भी क्या करना है। ठीक है, तो मेरा मानना तो यूँ है कि भाई अगर हम इसको छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हैं, तो जो और बच्चे ऐड होंगे बाद में, तो उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो भी अपने बराबर में। नहीं तो वो क्या होगा कि पहली क्लास को तो देखेंगे 15 दिन में, तो 15 दिन तक तो उसी में लगे रहेंगे। फिर उनको दूसरा लेसन पढ़ाएंगे तो वो उसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि भाई ज़्यादा नहीं पढ़ पाए बच्चे। इसलिए अभी वो छोटी छोटी 30-40 मिनट की क्लासें चलने दो। फिर उसके बाद जब लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और फिर जितने बच्चे ऐड होने होंगे वो ऐड हो ही जाते हैं,
फिर उसके बाद अपन ज़्यादा पढ़ाने लग जाएंगे। तो आज की क्लास इतनी ही, और कल की क्लास में आप लोगों को इन सब की अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बाय बाय।